नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो एमएलए ऑन हॉटलाइन में आज हम एक ऐसे एमएलए से बात करेंगे जिनको आपने देखा होगा कि विधानसभा में किस तरीके से अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए वो जाने जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा के अंदर बड़े ही प्रमुखता से, बड़े ही चतुराई के साथ उठाने के लिए जाने जाते हैं। और जब भी वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग जो है मतलब जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं किस तरीके से वो हंसते भी हैं और लोगों को हंसाते भी हैं और बड़ी गंभीरता के साथ अपने मुद्दों को रखने के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करनाल जिले के असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी की, जो कि फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एमएलए ऑन हॉटलाइन ये कार्यक्रम हमारा करने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि पिछले 5 साल में किस तरीके से आपके क्षेत्र के विधायक ने अपने विधानसभा इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हुए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को देख पा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से 10 साल के बाद ही सही, लेकिन हम सत्ता में वापसी जरूर करेंगे और अपनी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के दावों में कितना है दम और इसका आधार क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं शमशेर सिंह गोगी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर। शमशेर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपने आपने म्यूट कर रखा है सर, इसको अनम्यूट करिए प्लीज। आपने म्यूट कर रखा है सर। हाँ, अब आपकी आवाज आएगी सर। सर बहुत स्वागत है आपका। सर एक बार फिर से म्यूट हो गया वो। शमशेर जी इसको अनम्यूट करिए, अभी आपने किया था। हाँ, हो गया सर। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, जी, हाँ मेरे को आ रही है। बहुत स्वागत है सर आपका शमशेर गोगी जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका इस हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हॉटलाइन में सर। धन्यवाद जी सर, सवाल मेरा आपसे ये है शमशेर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि अब तो चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है सर। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कौन कौन से ऐसे काम हैं पिछले 5 साल में जो अपने अपने इलाके में आपने किए हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, जो आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोगों के बीच में जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई देखिए पिछले 5 साल में मैंने ये काम किए हैं। शमशेर सिंह गोगी जी। देखो, वैसे तो हम थे ऑपोजिशन में जी, लेकिन जो आपने बताया जैसे विधानसभा में बोल बोल के ही मैंने बहुत सारे काम जो हैं जो जनता के लिए हितकारी काम थे, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत थी, वो 100 जी, बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है जिसका काम अभी शुरू होने वाला है। स्टेडियम नहीं था संध के अंदर, उसका भी टेंडर होने वाला है। सेक्रेटरीट जी, नहीं था, पब्लिक हेल्थ का ऑफिस नहीं था, जो भी काम हो सकते थे वो इस विधानसभा के माध्यम से ही हमने करवाए हैं। कुछ डेवलपमेंट का पैसा एमएलए को मिलता है, उसके हिसाब से भी जो काम हुआ है वो भी हुआ है। बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की पॉलिसी होने के बावजूद असंध के अंदर अभी 12-13 सड़कें जो हैं वो कच्ची जी, वो ऑपोजिशन में होने की वजह से इन्होंने मंजूर नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की और बाकी हमने हल्के में पब्लिक के संपर्क में रहे, कभी इधर उधर गए नहीं, जनता के टच में रहे हैं और नेक नीति से उनकी सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। जी, बिल्कुल। यानी कि आप ये कह रहे हैं सर कि सत्ता पक्ष की ओर से। जी जी जी, बोलिए सर, आप बोलिए पहले। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सहयोग तो था नहीं। वैसे तो हाँ, कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कागजों में ऐसा नहीं था। जी, कार्रवाई ऐसी नहीं होती है, जवानी जमा खर्च है ज्यादा। जी, हाँ, बिल्कुल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से अगर आपको सहयोग मिलता है तो हो सकता है कि इस विधानसभा इलाके की हालत जो है वो कुछ और होती।
लेकिन फिर भी मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहूंगा सर हमने कि जैसा कि आपने बताया जी। हमने तो बहुत हमारी एक मंशा थी कि हमारा संत जो है वो डिस्ट्रिक्ट बने, क्योंकि आप देखो हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना था, वो भी सत्ता में नहीं थे इसलिए नहीं हो पाया। और बीच में असंध और करनाल के बीच में टोल टैक्स लग गया सिंगल रोड के ऊपर। आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा कि सिंगल रोड पे टोल टैक्स लग गया। लेकिन सरकार की नीयत के ऊपर है। असंध के लोगों को हर रोज जिला हेडक्वार्टर पे काम से जाना है और टैक्स दे के जाना है। असंध ही हल्का उस मतलब पूरे दायरे में आता है, बाकी तो दूसरी तरफ पड़ता है करनाल का एरिया। जो जींद बॉर्डर पे होना चाहिए था उसको असंध और करनाल के सेंटर में लगा के हमारे ऊपर ही जजिया टैक्स थोप दिया। इसकी मैंने बहुत विधानसभा में भी आवाज उठाई, गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिवली आया नहीं है। और आज भी वो टोल प्लाजा वही है। अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम यही है कि ये टोल प्लाजा जो है इसको बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं एक तरीके से, जो मैं आपको समझ पा रहा हूं आपकी बातों से, आपके हाथ बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाथ बंधे तो इसलिए हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के साथ कैसा सलूक करता है आपने देख ही लिया, राष्ट्रीय स्तर पे भी देख लिया और यहाँ भी। और हो सकता है भाई वो अपने लिए काम करना, हम तो मतलब जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन राजनीति है, अभी इलेक्शन आएगा और अभी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के अंदर मेरे को पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से कांग्रेस जो है बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जैसी सरकार बनेगी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि हाँ बिल्कुल, नहीं तो सही बात है। लेकिन मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से ऐसी समस्या हैं जिनका समाधान आप चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाई, और उसका जो रीजन है वो भी आप हमें बता रहे हैं कि इसका कारण क्या रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सर, मैंने भी कई ऐसे असंध के बारे में मसले निकाले जहां पर जो सबसे बड़ी मांग है असंध को जिला बनाने की, जिसके आप भी बहुत ज्यादा पक्षधर हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? मेरे को जो सरकार में मैंने रखा और मैंने ये भी कहा कि या तो इसको जिला बना दो या टोल टैक्स हटा दो, कुछ तो करो। और खट्टर साहब ने हाँ भी भरी थी कि मैं बना दूंगा, लेकिन वो बना नहीं पाए। राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि इसका क्रेडिट शमशेर सिंह गोगी को ना मिल जाए। लेकिन जिले की मांग ही मैंने उठाई है, किसी और ने शुरुआत ही नहीं करी। तो जैसे भी तो टाइम आएगा मेरा जनता से मेरा यही वादा है भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं सबसे पहले मेरी यही डिमांड रहेगी, अपनी सरकार से भी यही रहेगी कि असंध को जिला बना दिया जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई असंध को जिला बनाने की जो मांग है वो प्रमुख मांग है हमारी, और आप भी इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब तो समय बचा नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? सर आवाज आ रही है आपको? शमशेर जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? शमशेर जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आई है। हाँ शमशेर जी मैं ये कह रहा था, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था सर। तो मैं ये कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा था सर कि अब तो समय बहुत कम बचा है, तो मतलब आप तो बस अब इसी उम्मीद में है कि कैसे भी कांग्रेस की सरकार आए और असंध को जिला बनाया जाए। मतलब आपको इस सरकार से उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब तो समय भी नहीं है। ये मेरे को
इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और असंध को जिला बनाया जाएगा। ये मेरा विश्वास है, इसको मैं बना के छोड़ूंगा। जी चलिए, अच्छी बात है सर। वादा किया है तो उस मालिक की दया से वो पूरा होगा। लेकिन फिर भी बिल्कुल और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ की सर, जिसके बारे में मैं आपके संज्ञान में वो चीजें लाना चाहता हूँ। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं है, जब जिला बनेगा अपने आप बनेगा। और भी बहुत सारे काम है, जैसे पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा काम असंध के अंदर हुआ है, पानी की समस्याओं का समाधान हुआ है। और जो छोटे छोटे काम रहेंगे वो तो डे टू डे चलते रहते हैं। जी एक और सर, ये ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थोड़ा सा बताते हैं लोगों से जब आप बात करेंगे तो सार्वजनिक परिवहन की दिक्कत भी थोड़ा सा वहां पर देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई जी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने पिछले 3 साल से या सब डिपो बना हुआ उसको चालू नहीं किया। वैसे ट्रांसपोर्ट का तो आना जाना, कोई सड़कों का, इसका सड़कें खराब हैं गांव की जी, और उसके काम के लिए सरकार जो है असंध को अनदेखी करती है। जो सड़कें कई गांव में पीने की पानी की समस्या के बारे में बात की जाती है। उनका काम मतलब संघ को जब काम करना होता है तो उसमें नजरिया और है, जो दूसरे हलकों में काम करना होता है जहाँ बीजेपी के लोग हैं वहां और है। सबके लिए एक नजर नहीं है, जनता ही बांट दी इन्होंने। बिल्कुल। तो शमशेर जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ समस्या हैं हमारे सामने, चुनौती भी है, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से असंध से शमशेर सिंह गोगी जो है वही चुनावी मैदान में होंगे, उम्मीद करेंगे इस बात की? असंध से हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इसके पीछे की वजह क्या है सर? इसके पीछे आपको इतना भरोसा क्यों है? ये है कि हमने साफ नियत से बिना किसी द्वेष के सबका मान सम्मान करते हुए काम किया है। जी बिल्कुल। और बाकी भी मतलब जनता जानती है, ठीक है ना। अगर जनता को, और मैं तो जनता से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि असंध ने एमएलए तो बहुत बनाए हैं, एक बार लीडर भी बना के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा सर, मैं थोड़ा सा दूसरे मुद्दों को लेकर भी, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर तो हमने बातचीत कर ली, पिछले 12-13 मिनट से हम उसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए झटका है, या आपको लगता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, अगर मैं बिल्कुल ही कह दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी गलत होगा। कोई भी परिवार का आदमी अगर बाहर जाता है तो थोड़ा बहुत तो हिलजुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके इस फैसले से कांग्रेस कहीं डूब जाएगी। कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस एक समुंदर की तरह है, वहां से अगर कोई चोंच भर भी ले तो वहां के नीर में कोई कमी नहीं आती है। नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी नेता का छोड़कर जाना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? समय रहते अगर चीजों को संभाल लिया जाता तो हो सकता है ऐसी नौबत ही ना आती। देखो जी, ये बड़े बड़े लीडरों की जो ईगो प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो उनका स्वार्थ है, उसकी लड़ाई है, इसमें मैं पड़ना नहीं चाहता। नहीं, वो बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं सर। व्यक्तिगत राय तो हो ही सकती है ना आपकी। मेरी राय यही है कि किरण चौधरी को जाना नहीं चाहिए था। यहीं रह के सारी जिंदगी उसने कांग्रेस में निकाल दी और यहीं रह के अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम देख रहे थे, अभी एक बैठक हुई थी और इस बैठक में किरण चौधरी जो है वो बहुत पीछे बैठी हुई थी, तो लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि भाई देखिए, यही किरण चौधरी जब कांग्रेस पार्टी में थी तो कितना इनको मान सम्मान मिलता था, ये कि पहली पंक्ति में बैठी होती थी,
और बीजेपी की बैठक में वो अंतिम पंक्ति में बैठी हुई है। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया है या फिर बीजेपी सम्मान दे रही है। देखो, जो मान सम्मान कांग्रेस में था वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो पहले भी लोग जी। गए थे बीजेपी में वो वापस क्यों आए, मैं किसी पे व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी तो इस देश के नागरिक का सम्मान नहीं करती, किसी नेता का क्यों करेगी? जब वो एक देश जी। के नागरिकों को देशद्रोही कह सकते हैं, उनको मतलब आतंकवादी कह सकते हैं, खालिस्तानी कह सकते हैं, बिना मतलब सिर्फ वोट लेने के लिए, तो वो किसी भी आदमी की उतनी ही इज्जत करते हैं जितना उनको फायदा हो, उससे आगे 0% भी नहीं करते। जी। लेकिन विधायक जी, एक और बात हमने देखी, आज आज एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आई है, और भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह जो है, जो सांसद है बीजेपी के, उनकी ओर से ये कहा गया, 3 बार वो सांसद, तीसरी बार सांसद बने, और उनकी ओर से ये कहा गया है कि वो अब अगला कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ गई है, और हो सकता है कि देखो, इसकी वजह किरण चौधरी हो। ये तो देखो बड़े लीडरों की बात है, उनकी आपस में क्या बात है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कुल जी। मिला के मैं एक बात जानता हूं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो एक दिन पश्चाताप जरूर करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सीटें जीती गई हैं, ये कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे आप ही की पार्टी के नेता हैं जो ये कह रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा, लेकिन और अच्छा हो सकता था अगर ये गुटबाजी ना होती, वन मैन आर्मी वाली जो चीजें हुई हैं वो ना होती, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीजों को सौंप दिया गया और उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती रही। अगर ये सब ना होता तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी की जो टैली है वो और ऊपर जाती, कम से कम 7-8 सीटें हो जाती। देखो, बड़े लीडरों के पास ज्यादा फीडबैक है और अंदर की बात भी उनको ज्यादा मालूम है, हो जी। सकता है वो ठीक ही कह रहे हो। लेकिन आप शमशेर सिंह गोगी जी, आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, मतलब आप जो है किसी बात में आगे पड़ना ही नहीं चाहते किसी विवाद में। नहीं, आप देखो ना, जिस जो डिस्कशन वहां होती है उसमें मैं शामिल ही नहीं हूं, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए लेकिन मैं शमशेर कुछ सिंह कहूं, जी। सुनी सुनाई बात मैं कैसे कह दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं, एक बार मैं ये जानना चाहता हूं सर, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं सर, तो आपकी भी कहीं ना कहीं आपके मन में तो आता होगा ना कि कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई में ऊपर लेकर जाना है और वापसी करनी है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इनसे पार पानी होगी। और अगर सारे नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, अगर ये मिलजुल कर अगर पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को पार्टी से ऊपर समझेगा तो वो पार्टी का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, और जितनी भी दुखद घटनाएं हो रही हैं वो उसके पीछे यही कारण है, व्यक्तिगत ईगो। और व्यक्तिगत ईगो मोदी की नहीं छोड़ी लोगों ने, तो किसी दूसरे की कहां छोड़ेंगे। जी। मोदी की ईगो बिल्कुल तोड़ सही दी ना, बात है। हाँ। तो फिर उससे बड़ा अहंकारी तो कोई भी नहीं। अगर और भी कोई अहंकार करेगा तो अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। पार्टी जो है वो वर्कर से बनती है, लीडरों से नहीं बनती, वर्कर लीडर बनाते हैं। बिल्कुल सही अगर बात है। वर्कर नहीं हो तो आने तो वाले कोई चुनाव में लीडर सर आके बूथ ऐसे संभालेगा क्या? जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा था शमशेर जी, अब तो चुनाव बहुत नजदीक है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जाएंगे और आपको इसका फायदा भी होगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जैसा कि आप पहले बता रहे थे, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दे हैं आपको लगता है कि भाई ये मुद्दे उठाने जरूरी हैं ताकि बीजेपी से पार पाए। हरियाणा हरियाणा के अंदर जी। बीजेपी के इतने कारनामे हैं कि उनको हम्म। याद करके ही लोग जो हैं सहम जाते हैं। और बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ ये पोर्टल पे जो किसानों के साथ तशद्दुद हुआ है, यही मुद्दे बहुत हैं। और बीजेपी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, वरना तो कृष्ण भगवान झूठा हो जाएगा। जी। कृष्ण भगवान का लेकिन कहा हुआ सच ही रहना है, वो कभी भी नीचे नहीं आना। बिल्कुल। उन्होंने कह रखा है भी देखिए जैसा शमशेर कर्म जी, करेगा वैसा फल देगा भगवान।
तो बीजेपी को भी फल मिलेगा, 100% मिलेगा, और जनता देगी फल। बिल्कुल। लेकिन उधर से एक बार फिर से नारा दिया जा रहा है, हालांकि नारा भी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दबी जुबान में ये कहा तो जा ही रहा है कि भाई अब की बार 75 पार, और 2019 में भी यही नारा दिया गया था। तो उधर से अगर 75 पार हो रहा है तो फिर आपके लिए क्या बच रहा है? देखो, पिछली बार 10 MP जीते थे, 40 आई थी, इस बार 5 जीते हैं, 20 से भी कम आएंगी। आप लिख लेना आज में। अच्छा, इतना भरोसा क्यों है लेकिन आपको गोगी साहब? मेरे को अपने कर्म पे भरोसा है। मैं अच्छा। मतलब मैं सारी जिंदगी राजनीति में रहा हूं, और मुझे अपने कर्म पे भरोसा है, अपनी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा है। जो राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की है, और उन्होंने उसकी मेहनत का फल सेंटर में भी मिला है और हरियाणा स्टेट में भी मिलेगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की मेहनत इस बार रंग लाएगी, हरियाणा में भी रंग लाएगी? राहुल गांधी, देखो, कांग्रेस दिल्ली की लीडरशिप से चलती है। जब जब दिल्ली में लीडरशिप मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होती चले जाएगी। इतिहास उठा के देख लो आप जी। तो अब बिल्कुल दिल्ली सही के बात अंदर लीडरशिप पूरी तरह से जनता ने उनको मजबूत किया है, उनका विश्वास बढ़ाया, उनके अंदर विश्वास जगाया है, जताया है। तो अब जब दिल्ली की लीडरशिप हमारी सातवें आसमान पे है, तो हरियाणा, तो महाराष्ट्र, झारखंड, सब जगह देखना आप, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बीजेपी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। 2 महीने की बात है, फिर मिलेंगे आपको। नहीं, लेकिन उधर से ये कहा जा रहा है गोगी साहब कि भाई कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर वोट बटोरे हैं। ये जो 5 सीटें आई है ना, झूठ बोल बोलकर, ये खटाखट झूठ खटाखट 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 जो किया झूठ गया ना राहुल गांधी की ओर से, उसकी वजह से ये हमने 5 सीटें आ गई। हमारी पार्टी ने तो कोई झूठ बोला नहीं। हमारे तो मैनिफेस्टो को भी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे थे। ये झूठ बोलने का लाइसेंस सिर्फ मोदी जी और उनकी पार्टी के पास है। हमने तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, और हमारे अंदर वही भावना है। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ना देश की जनता से झूठ बोल सकते। ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूँ गोगी साहब एक बार फिर से आप ही के इलाके की बात की जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई अब असंध में आप लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, जनसंपर्क भी अब कर रहे होंगे, लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, कैसा रुख आपको देखने को मिल रहा है? और दूसरा, मैं कहता हूँ, काफी सक्रिय भी आप दिखाई जनता दे का रहे हैं, तो जनता चुनावी का मूड में आ चुके हैं आभार। ना आप? मैं डेली हल्के में ही रहता हूँ, और जनता जी। का विश्वास, प्यार जो है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि जनता के आशीर्वाद से मैं भी सफल हो पाऊंगा, और साथ में पार्टी भी सफल होगी। बिल्कुल। मतलब तो माने की टिकट पक्की है आपकी? उम्मीद करें? मैं तो अपनी टिकट पक्की मान रहा हूं। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। मेरी टिकट कौन काटेगा और क्यों काटेगा? मैंने हाँ। सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है, मेरे को तो पहली बार ही टिकट मिली है। बिल्कुल सही ठीक है बात। ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेकिन गोगी जी, भाई बात यह है कि अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है, अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी भाई जगह तो बनाएगी, लेकिन तभी कांग्रेस पार्टी जगह अपनी बना पाएगी जब लोगों को ये भरोसा दिला पाओगे कि आप हम उनसे बेहतर करेंगे। आप देखो, कागज की नाव जो है ना, ज्यादा दिन थोड़ी चलती है, 2 मिनटों में चलती है। इनके झूठ जो हैं, वो पार्लियामेंट में भी नहीं चले, अब भी चलने वाले नहीं है। देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है इनको, मतलब रास्ता दिखाने का। इनको पता है, देखो आप कैसे कैसे फैसले हो रहे हैं फटाफट रोज। पहले क्यों नहीं ये 100 गज के प्लाट पहले क्यों नहीं दिए 9.5 साल? अब झटका लगा तो 100 गज के प्लाट शुरू हो गए। अभी तो बहुत कुछ होगा, आप देखते रहो थोड़े दिन। नहीं, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री ना ना, बदला। नाथ सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, तो आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? कोई देखो, यहाँ आदमी से नहीं, आदमी के कर्म से है। और सैनी साहब की अपनी कोई पावर ही नहीं है। उनको सुपरसीड तो खट्टर साहब ही कर रहे हैं, और खट्टर साहब को सुपरसीड कौन करता है आपको पता ही है। इस पार्टी में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, और किसी व्यक्ति की
अपनी कोई राय नहीं। हम्म। तो मैं तो कहता हूँ देश के नागरिक को मानना चाहिए, जात पात और धर्म के नाम पे कमजोर लोग जो है ना वो राजनीति करते हैं और वो काम बीजेपी कर रही है। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो उधर भी है ना, मतलब आपकी तरफ भी है ये तो। भाई अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर मारामारी तो आपके उधर भी है। आप राहुल गांधी जी को फोन करो, बता देंगे। नहीं नहीं, फिर भी आपको भी तो कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही होगी ना सर। मेरे को तो यही पता है कि जिसको हाई कमांड बनाएगी वही बनेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले आप एमएलए जीतेंगे, चुनावी मोड में आ चुके हैं सर पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है मुझे। पहले एमएलए जीतेंगे फिर हाई कमांड मोर लगाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गोगी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। अब आप बैठने वाले नहीं है, न रुकने वाले न खटने वाले। मैंने चुनाव शुरू कर रखा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो गोगी साहब हमने भी तैयारी कर ली है आपके पास आने की, आपके पास आएंगे, एक बार फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे, एक बार फिर से लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, आपसे भी हम बातचीत करेंगे, और हम फिर से एक बार आपसे हम जानेंगे सर। हमारा जो चुनावी रथ है सर वो निकल चुका है, हर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं, वहां की जनता की राय ले रहे हैं सर, और आपसे भी हम बात करेंगे एक बार फिर से। समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए गोगी साहब बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं जानता हूं आपको बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला मेरे कहने पर, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका सर, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।